वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपके लिए व्याकरण का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, हिंदी व्याकरण का, जो शब्द भेद पर आधारित है। शब्द भेद ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके बार बार किसी भी जो बेसिक एग्जाम से लेकर छठी से 10वीं और 12वीं तक की परीक्षा से लेकर ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शब्द भेद। तो शब्द भेद सबसे पहले किसे कहते हैं, ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो, ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता हो, क्या कहलाता है? वो शब्द भेद कहलाता है। जैसे क्या है, राम। अगर राम और अग्नि, वायु और पिता, ये क्या है? ये जो शब्द ऐसे हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ इनका निकलता है, इनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। तो देखिए, पद, शब्द और पद में क्या अंतर है? बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि शब्द अलग होता है और पद अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो शब्द होता है, जैसे राम है, अग्नि है, वायु है, पिता है, जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। देखिए, जैसे लड़की आती है, तो यहाँ पर लड़की क्या है? ये पद है। अगर पद परिचय कई बार पूछा जाता है, ये बात भी आप याद रखिए दोस्तों, पद परिचय, तो उसमें पूछा जाएगा कि लड़की क्या है। लड़की क्या है? ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो उसमें ऐसे इसका पद परिचय देंगे। तो लड़की क्या है? पद है। अगर लड़कियां खेल रही हैं, इस तरह का कोई वाक्य हमारे पास आता है, तो उसमें जो क्या है, वो लड़कियां पद है। पद परिचय से संबंधित हम आपके लिए जल्द एक नया वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर ही पद कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी शब्द वाक्य से बाहर आता है तो वो पद नहीं कहलाएगा। जब वो वाक्य के अंदर आता है तभी वो पद बन सकता है। तो शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो शब्द के जो मुख्य है तो वो क्या है? वो 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और चौथा है रूप या प्रयोग के आधार पर। तो देखिए कौन कौन से हैं, वो डिटेल्स में हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद, इसमें पता लगाया जाता है कि हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो उत्पन्न हुए, और उनका मूल स्रोत क्या है, कि वो कहाँ से आए हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है, और वो वर्ग कौन कौन से हैं दोस्तों, ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी शब्द, और संकर शब्द। इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और एक एक चीज आपको समझाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, तत् प्लस सम। तत् होता उसके और सम होता समान, उसके समान। अब यहां पर देखेंगे किसके समान, तो संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, बगैर किसी परिवर्तन के, उन्हें क्या कहलाते हैं? वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मुनि है, कवि है, गुरु है, अग्नि है, पत्र है, सूर्य, बालक और नदी, ये सभी शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। अग्नि को क्या बोलते हैं? आग कहा जाता है हिंदी में। सूर्य को सूरज कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का आपको ज्ञान हो गया। अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तत् प्लस भव, उससे, उसके उत्पन्न होने वाला, यानी कि उससे उत्पन्न होने वाला। अब किससे उत्पन्न होने वाला? तो संस्कृत से। संस्कृत जो हिंदी भाषा की उसके जननी माना जाता है, तो संस्कृत से उत्पन्न होने वाला जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली और फिर हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत से उत्पन्न होने वाले, संस्कृत जो भारत की बहुत ही प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत की वो गणना की जाती है। तो संस्कृत से, जो संस्कृत से उत्पन्न होकर थोड़े परिवर्तन के बाद जो तत्सम शब्द थे
वो ज्यों के त्यों आए हैं बगैर किसी परिवर्तन के। इनका जो बेसिक डिफरेंस है, अंतर है, वो यही है। जो तत्सम शब्द है वो ज्यों के त्यों आए हैं बगैर किसी परिवर्तन के, और जो तद्भव शब्द हैं वो थोड़ा परिवर्तित होकर आए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर ग्रह शब्द लिखेंगे तो वो किस में आएगा, वो तत्सम में आएगा, और अगर हम उसको ग्रह को घर कर देते हैं तो वो तद्भव शब्द में आएगा। और कुछ और शब्द देखिए दोस्तों, जैसे है उल्लूक। उल्लूक तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द में आकर क्या हो जाएगा, ये उल्लू। ऐसे ही उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उजला। ओष्ठ, ओष्ठ का क्या हो जाएगा, होठ। मस्तक का हो जाएगा माथा। ऐसे ही जो कर्ण शब्द है वो तत्सम शब्द है, कर्ण का क्या हो जाएगा, कान। वधू, वधू का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा बहु। उष्ट्र, इसका क्या हो जाएगा, ऊंट। ऊंट को तो तत्सम शब्द में उष्ट्र कहा जाता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देशज या देसी शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, देशज या देसी शब्द। जो देसी चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है, बगैर किसी मार्के की, ठीक है, जो आपके आसपास मार्केट में मिल जाती हैं, तो इसी तरह जो शब्द आए हैं, कैसे आए हैं, जो हमारे आसपास की जो बोलियां हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके प्रभाव से जो शब्दों का विकास हुआ है उसे देशज या देसी शब्दों ने कहा जाता है। जैसे खटिया, जो खटिया शब्द है ये किसी विदेशी भाषा का न होकर ये हमारी जो देसी भाषाएं और बोली है इनसे ये मिलकर बना है। ऐसे ही भिंडी, पगड़ी, लोटा, जूता, थैला, गड़बड़, ठेठ, खुरपा आदि, ये जो सभी शब्द हैं ये इन्हें देशज शब्द के अंतर्गत इन्हें काउंट किया जाता है, इनकी गिनती की जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब विदेशी या विदेशज शब्द, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जो तुर्की से आए हैं, फ्रांसीसी से आए हैं, रूसी से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हैं, जो विभिन्न जो भाषाओं का जो मेल है, तो हिंदी ने क्या कर लिया, उनको अपने अंदर समेट लिया है, ठीक है। और अब वो शब्द ऐसे लगते हैं जैसे वो क्या है, वो हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषिक शब्दावली पर जाते हैं तो विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए मजदूर, एक वो काफ़ी कॉमन शब्द है, आपको हर जगह सुनने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही जो शराब है इसके बारे में तो सभी चिर परिचित हैं। सब्जी, ये भी क्या है, ये विदेशी भाषा का शब्द है। अब हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कौन कौन से शब्द और किस भाषा से आए, उनका हिंदी में आगमन हुआ है, हिंदी में वो आए हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं अरबी के जो शब्द, अदालत, ठीक है, जिसको कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अदालत, असर, आखिर, जवाब, बहस, हलवाई, हिम्मत, मुसाफिर, तरक्की, मुश्किल, शराब, नहर, तकिया, ये सभी शब्द किससे आए हैं, ये अरबी भाषा से आए हैं। जो हलवाई शब्द, जो काफ़ी कॉमन शब्द है, आसपास की आपको जो दुकानों में देखने के लिए मिल जाता है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हमारे एग्जाम में ये शब्द पूछे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मानो हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी के शब्द ना होकर ये अरबी भाषा के शब्द हैं। और ये दूसरी जो भाषा है उनके शब्दों का भी हम अध्ययन करते हैं। फारसी के शब्द, अब फारसी भाषा से कौन से शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में आए, देखिए आवाज़, जलेबी, सरकार, काफ़ी परिचित शब्द है ये, सरकार, आमदनी, आतिशबाजी, मकान, जिंदगी, गुलाब, चालाक, चश्मा, दंगल। दंगल जहाँ पर कुश्ती की जाती है, ये जो शब्द है दंगल है, ये फारसी भाषा से आया है। ऐसे ही दफ्तर, याद, यार, यार देखिए, यार बहुत ही कॉमन शब्द है जो हम आसपास अपने जो दोस्तों के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही रंग और शादी। अब अंग्रेजी भाषा की, ये जो हमारे जो विद्वान साथी हैं वो अंग्रेजी भाषा के जो शब्दों को आसानी से वो पहचान सकते हैं। इनकी एक अलग ही इनकी टोन होती है, उस टोन से हम इन्हें पहचान सकते हैं। देखिए कोर्ट, इंजन, प्लेट, मलेरिया, पुलिस, टैक्स, टॉफ़ी, साइकिल, लॉरी, पतलून, वोट, पेपर, चॉकलेट, ये जो सभी शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं तुर्की भाषा के कौन से शब्द हैं। अब इतनी
बहुत सारी भाषाओं को जो हिंदी भाषा ने अपने अंदर समेट लिया है। तो तुर्की भाषा से देखिए कौन से शब्द हैं। जेल शब्द, कुली, चेचक, खच्चर। खच्चर शब्द बहुत ही कॉमन है, आपको गांव देहात में सुनने को वर्ड ये मिल जाता है। तो ये तुर्की भाषा का शब्द है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे गलीचा, कैंची, चाकू, ताश, सुराग, कुर्ता आदि। तो सभी दोस्तों को हमारे ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों चलिए इसको अंत तक देखिए, हम आपके लिए बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण आपके एग्जाम आधारित नॉलेज यहाँ पर लेकर आए हैं। अब देखिए पुर्तगाली के शब्द। पुर्तगाली भाषा से ऐसे कौन से शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं। तो अलमारी, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, संतरा। संतरा जिसका अभी मौसम चल रहा है और बहुत सारे जो हमारे जो विद्वान साथी उसका सेवन भी करते होंगे। तो चलिए चीनी के शब्द। चीनी भाषा के ऐसे कौन से शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं। चाय, लीची और चीकू। जो च वर्ण से जो ज़्यादातर जो शब्द बनते हैं वो याद रखिएगा, ये एक थोड़ी सी ट्रिक भी है, वो चीनी भाषा से उनका आगमन हुआ है। अब रूसी के शब्द, जो मिग, अब जो मिग 21 एक विमान भी है, मिराज और मिग 21। तो अगर वो विमान हमने कहाँ से लिए, वो रूस से लिए हैं। तो ऐसे ही जो मिग शब्द है वो भी रूसी भाषा से है। ऐसे ही स्पुतनिक, जार, वोदका, ये सभी रूसी भाषा के शब्द हैं। अब जापानी भाषा के शब्दों की हम बात करते हैं। तो रिक्शा और सायोनारा, ये जापानी भाषा के शब्द हैं। और अब है फ्रांसीसी भाषा के शब्द। काजू, कारतूस, अंग्रेज, लाभ, बिगुल, कर्फ्यू और कूपन, ये सभी फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। अब संकर शब्द, आपने तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी, इन शब्दों का आपने अभी तक बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लिया है और आप बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो अब बात करते हैं संकर शब्द की। संकर शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो मिश्रण होता है, ठीक है, जब दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है। जब दो अलग अलग वैरायटीज़ को, दो अलग अलग किस्म को, ऐसे ही जो भाषा में दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला दिया जाता है और उनके मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो संकर शब्द कहलाता है। और संकर को अगर आप इसके अंग्रेजी मीनिंग से इसको समझ सकते हैं तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण हम आपके लिए लेकर आए हैं संकर शब्द के, जैसे रेल और गाड़ी। तो नया शब्द क्या बन गया, रेलगाड़ी। अब रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी इसका किसका है, हिंदी भाषा का। दोनों के मेल से जो संकर शब्द बना वो क्या बन गया, रेलगाड़ी। ऐसे ही क्या बनता है, वो पान, दान। जो पान है वो हिंदी भाषा का शब्द है और जो दान है वो फारसी भाषा का। तो नया संकर शब्द क्या बना, पान, दान। ऐसे ही सील, बंद। सील अंग्रेजी भाषा का है और जो बंद है वो फारसी भाषा का। तो जो संकर शब्द बन गया हमारा वो हो गया सील, बंद। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्द के कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद और कौन कौन से हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द की जब बात की जाए तो जैसा कि इसके नाम से ही ये क्या होता है, अपनी इसकी एक दृढ़ प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति को ये छोड़ता नहीं है। तो इसके कारण क्या है कि ऐसे शब्द जिनके खंड न किए जा सके, जिनको टुकड़ों में न बांटा जा सके, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द देखिए चावल, ठीक है, इसको चा प्लस वल कर दें या चाव प्लस ले, तो क्या बन जाएगा, ये निरर्थक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिए। इनका जब पूरा इसका मेल पूरा शब्द रहता है तभी इसका अर्थ निकलता है। अगर इसके खंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द ये बन जाता है। ऐसे ही घोड़ा, अगर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इसको अलग अलग करेंगे, घो प्लस डा, तो क्या बन जाएगा, कोई इसका अर्थ नहीं रहेगा, निरर्थक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे रूढ़ शब्द होते हैं, चावल, घोड़ा, घर। अब हम बात करते हैं दोस्तों यौगिक शब्द की। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड होता है।
ठीक है, जो दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा शब्दों का इसमें मेल होता है। जैसे जल प्लस यान, क्या बन गया, ये जलयान बन गया। ऐसे ही वी प्लस ज्ञान, क्या बन गया, विज्ञान। विद्या प्लस अर्थी, क्या बन गया, विद्यार्थी। तो यौगिक शब्द बहुत ही आसान है और आप इसे समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की, जिसमें योग भी होगा और वो रूढ़ भी होगा। आपने रूढ़ शब्द भी पढ़ लिया है जिसके खंड नहीं किए जा सके, और यौगिक भी पढ़ लिया है। और इसमें क्या है, ये तीसरा है, इसमें दोनों का, योग भी है और रूढ़ भी है। तो क्या होगा, ये शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो सामान्य न होकर रूढ़, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। तो एक बात इसमें नोट कर लीजिए, जो योग रूढ़ शब्द से संबंधित है, जो बहुव्रीहि समास, आपने हमारा जो समास से संबंधित वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा हमने बनाया है उसको, और ट्रिक भी समास से संबंधित समझाई है। तो बहुव्रीहि समास के जो सभी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण माने जाते हैं। जैसे जलज, जलज क्या हो गया, किसके लिए प्रयोग होता है, ये कमल के लिए, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, तो कमल के लिए। ऐसे ही चारपाई, चारपाई अगर हम किसी विशेष उसके लिए यूज करें तो चार पांव वाला, ठीक है, जिसके चार पाए हों, तो किसके लिए प्रयोग होता है, ये रूढ़ शब्द में ये खाट के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, तो लंबोदर कौन हुआ, ये गणेश के लिए प्रयोग किया गया है, भगवान जो गणेश है। और दशानन, 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 सिर है। अगर हम वास्तविकता की तरफ जाएं तो इसका कोई साधारण अर्थ नहीं होगा, लेकिन ये किसी रूढ़ अर्थ में प्रयोग होता है। 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 सिर हैं, तो ये रावण के लिए प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर हमने अभी तक पढ़ा है रचना या उत्पत्ति, फिर दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा अर्थ के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, ये बात आप याद कर लीजिएगा। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, जिनका कोई अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, पानी, रात। घर के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी विशेष घर के बारे में, ठीक है। वैसे ही पानी, पानी क्या होता है, जल, इसका कोई ये अर्थ देता है जो ये शब्द है। ऐसे ही निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले, वो क्या कहलाते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कई बार हमारे जो काबिल दोस्तों ने सुना होगा कि पानी वानी, रोटी वोटी, किताब विताब, ये कॉमन उदाहरण है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, जो वानी है, वोटी है और जो विताब है, ठीक है, ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है। तो चलिए दोस्तों, अब अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, अपने अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद पढ़े थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द हैं उसके 4 भेद हैं। सार्थक शब्द, इस पे गौर कीजिएगा वाक्यांश पर। तो एक पहला है एकार्थी शब्द, जी वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, जिनका एक ही अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राधा है, यहाँ पर हम किसी विशेष नाम का या व्यक्ति का हम यहाँ पर बोध करा रहे हैं। ऐसे घर है, सूर्य है और रात है, ये सभी क्या है, एक ही अर्थ का ये बोध कराते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अनेकार्थी शब्द। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अनेकार्थी, यानी कि जो अनेक अर्थों का जो बोध कराए। तो वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो क्या कहलाते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखिए, पहला शब्द है अंक। अगर हम अंक की बात करें तो ये क्या है, गोद, चिन्ह, नाटक का अंक, ये सभी क्या है, ये। अब देखिए, जो शब्द एक ही है लेकिन यहाँ पर क्या, उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। दूसरा देखिए कर, कर क्या होता है, हाथ के लिए भी प्रयोग किया जाता है और टैक्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्या है, अर्थ शब्द है, अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रयोजन के लिए भी अर्थ का प्रयोग किया जाता है और धन के लिए भी, अब हेतु के लिए भी। ऐसे ही जो शुदा शब्द है, शुदा क्या होता है, अमृत भी होता है उसका अर्थ, दूध भी, गंगा, पृथ्वी और मधु, इन सभी के लिए इसके
तो ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द के उदाहरण। अब देखिए समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है वो क्या कहलाते हैं? वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए जैसे शब्द है अग्नि, अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पावक, ज्वाला और वहनी। ऐसे ही असुर शब्द है, असुर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो क्या? दानव, धनुज, दैत्य और निशाचर। आकाश शब्द है, आकाश शब्द के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो गगन, व्योम और अनंत। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम, ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हो क्या कहलाते हैं? वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान। ऐसे ही उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। संयोग जैसे शब्द है, संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग। ऐसे ही आदर का क्या हो जाएगा? निरादर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अंतिम है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहले हम विकारी शब्द के बारे में बात करते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कारण क्या हो जाए? उनमें परिवर्तन हो जाए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आप इस बात को याद रखिए। अब संज्ञा, संज्ञा से हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर लड़का, लड़का बाजार जा रहा है, ये शब्द है, ठीक है, इसमें क्या है? जो संज्ञा है अभी क्या दिखा रहा है? वो एक वचन है। अगर हम बात करते हैं लड़के बाजार जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो उसमें परिवर्तन आ जाएगा और ये एक वचन से किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये बहुवचन में। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण, ठीक है, तो इस तरह क्या होते हैं? जो संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर। क्रिया की हम बात करते हैं, जैसे सर्वनाम में जब हम जाएंगे तो मैं, तू, वह, कौन, क्या, कोई और सब, इन शब्दों में क्या होता है? वो परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही जब विशेषण की जब हम बात करते हैं तो अच्छा का अच्छे, बुरा का बुरे, मीठा का मीठे और सरल भारी और जो लाल। जब हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया में भी क्या होता है? वो परिवर्तन होता रहता है। जैसे सोना, उठना, खेलना, नाचना, खाना और जाना, ये सभी शब्द ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये विकारी शब्दों के अंतर्गत इनका लिया जाता है। तो हम बात करते हैं अविकारी शब्द की, जिन शब्दों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। और जो अविकारी शब्दों में क्या आते हैं? वो अव्यय आते हैं। ये बात भी आप याद रखिए। और अव्यय कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी। जैसे आज, कल, यहाँ, इधर, कैसे और क्यों। अगर आपको इन शब्दों को किसी भी वाक्यांश में अगर इनको प्रयोग करते हैं, जैसे आज मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी वाक्यांश में इनको प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ये शब्द क्या रहेंगे? वो ज्यों के त्यों रहेंगे। ऐसे ही जो संबंध बोधक, जो संबंध बताते हैं, में, से, के ऊपर, के नीचे, से आगे। ऐसे ही जो समुच्चय बोधक है, जो वाक्यों को जोड़ते हैं, परंतु, या, इसलिए, और, यदि, तो। ऐसे ही जो विस्मयादि बोधक, आह बड़ा अच्छा मौसम है, हाय ये क्या हो गया। तो आप जब इस तरह के जो वाक्यांश देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें विस्मयादि बोधक जो अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे जो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार।